हाँ जी, सभी को नमस्कार। बताइए कैसा ध्यान जा रहा है? क्या निकला? सारी चर्चा का सार क्या निकला है? तो शिविर में हम चर्चा करते हैं कि समझने के लिए ध्यान देना है, समझने के बाद ध्यान बना ही रहता है। ठीक है। जिस चीज़ को एक बार हम पहचान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, तो उसकी निरंतरता हमारे साथ बन जाती है। ऐसे शरीर की निरंतरता बनी हुई है। कुछ भी करें शरीर का ख्याल रखते ही, जितना भी रख सकते हैं। तो ध्यान को लेके जो भी कन्फ्यूज़न है उसमें उतना ही है कि जब हम दर्शक में इंगित प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, उस प्रक्रिया को लेके अपने में विश्वास में कमी रहती है, तो कोई कोई चीज़ें हमको प्रभावित करती हैं। कल जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें हमने दो बातें की थी। एक तो निषेध के रूप में स्वीकार हो जाए, इसको बोला केंद्रीय ध्यान। ये हमारे पूरे अध्ययन का एक केंद्र है। और फिर आंशिक ध्यान के रूप में अस्तित्व सहज जितनी भी वास्तविकताएं हैं, जैसे जीवन उनमें से एक है, तो जीवन रूपी उस वास्तविकता पे अपना मन वृत्ति चित्त को निमग्न करना, मन वृत्ति चित्त को उसमें लगाना, उस वास्तविकता को पहचानने के लिए इसको आंशिक ध्यान बोला। क्योंकि हम पूरे अस्तित्व के किसी अंश पे ध्यान दे रहे हैं, किसी एक वास्तविकता पे ध्यान, एक टाइम में एक वास्तविकता पे ध्यान दे के किसी एक वास्तविकता को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस रूप में तो एक भाग है जब हम ये पहचानते हैं कि क्या चीज़ें अस्तित्व न्याय धर्म सत्य के अनुरूप क्या नहीं है। जो न्याय धर्म सत्य के अनुरूप नहीं है वो निषेध है। निषेध से मैं कितना सुख पाने का प्रयास करता हूँ, तो खाना खाना अस्तित्व सहज है कि निषेध में आएगा, है ना? तो धीरे से ये समझ में आया कि आहार निद्रा भय मैथुन का सीधा मतलब इतना ही है कि नए शरीर बनते रहें, पुराने शरीर बने रहें। तो नए शरीर बनते रहें, पुराने शरीर बने रहें, और इस बीच में हम स्वनारी स्वपुरुष में नियंत्रित रहें। ठीक, इस अर्थ में सारी महिमा है। तो यदि वो महिमा हमको स्वीकार होती है तो फिर क्या निषेध है और क्या सही है, तो सही को भी पहचानना और निषेध को भी पहचानना। निषेध निषेध के रूप में स्वीकार हो जाए और जो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्ष हैं वो भी स्वीकार हो जाए। है ना? शब्द से अर्थ की यात्रा में जो न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्ष हमने निकाले हैं, वो निष्कर्ष हमको स्वीकार हो जाए, इसका नाम अध्ययन है। शब्द से अर्थ की यात्रा में न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जिसको हमने निषेध के रूप में पहचाना है, वो निषेध भी स्वीकार हो जाए। निषेध क्यों स्वीकार नहीं होता है? क्योंकि पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह। तो अपने में पूर्वाग्रह है। क्या पूर्वाग्रह है? मैं हिंदू हूं, मैं मानव हूं कि मैं हिंदू हूं। अपने हिंदू बोलने से ज्यादा नजदीक सुनाई देता है कि मानव बोलने से ज्यादा नजदीक सुनाई देता है? अपने में क्या सुनाई देता है उसको देखो। जब आप हिंदू शब्द सुनते हो तो आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो, कि आप मानव सुनते हो तो ज्यादा रिलेट कर पाते हो? जो सही है वो बोलो। मानव तो अभी ऐसा लगता है अच्छा सोचना आने के, हिंदू बोलने से लगता है हाँ मैं यही वाला हूं। हिंदू शब्द से मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूं।
कास्ट के साथ भी ऐसे। मैं गुजराती हूँ, मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ। ये कभी भी बदल सकता है। कल आप जाके पंजाब में रहने लगते हो, कल आप जाके कनाडा में रहने लगते हो। तो ये सब शरीर के साथ जुड़े हुए टैग हैं। तो शरीर के साथ जुड़े हुए टैग मेरे साथ नहीं जुड़ते। तो हम शरीर के साथ जुड़े हुए टैग को कितना अलग पहचानते हैं और जीवन रूप में स्वयं को मानव रूप में कितना देखते हैं, ये हमको ऐसा जांचने से बहुत सारी बातें पता चलेंगी। है, जैसे मैं सामान्य चर्चा करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच में हारता है और हमको खुशी होती है, ये मानवीयता है कि अमानवीयता? है ना? इस बात पे दंगा हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि हम अपने भीतर की अमानवीयता को ही व्यक्त करते हैं। तो किसी का हारना जीतना किसी ईर्ष्या द्वेष से, पूरा गेम ईर्ष्या द्वेष फैलाता है। तो हमारे गेम्स भी मानवीय नहीं है। हार जीत अपने आप में अमानवीय है, क्योंकि एग्जिस्टेंस में हार जीत नहीं है। तो ऐसा पूरी कैनवस को फिर से हमारी कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि ऐसा कभी हमको बहुत ख्याल भी नहीं, हमने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड माना ही हुआ है। कोई फर्स्ट आएगा, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है ना? अस्तित्व में ना कोई फर्स्ट है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, ना हार है, ना जीत है ना? गोरा काला के आधार पे तमाम ये जितने भी सारी चीज़ें हैं, तो शरीर से जुड़े हुए टैग, मैक्सिमम टैग मेरे शरीर से जुड़े हुए टैग हैं। मैं कहाँ हूँ उसकी शुरुआत भी बहुत नहीं है ना? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आस्थाओं के प्रति, पर मेरे को ना तो कोई त्योहार समझ में आता है, मेरे को सब एक टाइप का ही लगता है। ना दिवाली बोलने से कोई आकर्षण होता है, ना होली बोलने से कोई आकर्षण होता है, ना संडे का, ना मंडे का। तो उस तरह से नहीं कुछ लगता है। आप तुलसी की शादी उससे कर दिया, इसका कोई सिग्निफिकेंस होगा तो वो बताओ। शादी करके ऐसे ही रोज तलाक हो रहा है, तो कहाँ किसकी शादी किससे कर दिया, क्यों कर दिया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है ना? कल वो बात कर रहे थे अपने आचार्य जी, बोले शाम को हमारे को मूल्य बताए गए थे कि शाम के बाद तुलसी नहीं तोड़ना, पेड़ों को ना पत्ते नहीं। ये मान्यता है, आप ये बताओ क्यों नहीं तोड़ना है? जब तक अगली पीढ़ी को हम बहुत साइंटिफिकली नहीं समझा पाएंगे, उसका कोई मीनिंग है तो कोई मानेगा, नहीं तो कोई मान लेगा, कोई नहीं मानेगा। तो चाहे मेरे को नहीं पता कि इसके पीछे कोई और गहरा तथ्य है कि नहीं है, हो सकता है कोई तथ्य होगा, लेकिन जब तक वो तथ्य हमको पता नहीं है तब तक वो मान्यता है। तो सारा अभ्यास इस बात का है कि जो भी अस्तित्व, पूरा यदि ज्ञान भाग देखें तो कितना है, अस्तित्व क्यों है, कैसा है, उसमें मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और करना क्या है। तो अस्तित्व क्यों है, कैसा है, इसकी जानकारी, इसकी सूचना आने के बाद में, सूचना की रोशनी में मैं हर चीज को, हर अपने जीने के आयाम को जान सकूं, अपनी हर परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था को जान सकूं, अपने रहन सहन को जान सकूं, अपनी पूरी कंडीशनिंग को जान सकूं, उसमें जो भी अधूरापन है, निषेध है, उसको पहचान सकूं, और जो भी सही है उसको पहचान सकूं, निषेध भी स्वीकार हो जाए और सही भी स्वीकार हो जाए। इसका नाम ध्यान देने की महिमा है। बढ़िया है ना? अब स्वयं को जीवन रूप में पहचानना ही है, तो पहचानना है तो मैं ही जीवन हूं ना। तो जीवन एकमात्र वस्तु है पूरे अस्तित्व में जो सुखी दुखी होता है। जीवन के अलावा सुखी दुखी होने वाली दूसरी कोई रियलिटी एग्जिस्टेंस में नहीं है। जीवन एकमात्र वस्तु है। जीवन एकमात्र वस्तु है अस्तित्व में जो स्वयं दृश्य भी है, दृष्टा भी है। बुक दृश्य है, दृष्टा नहीं। कैमरा दृश्य है, दृष्टा भी है, देखता भी है, समझता कुछ नहीं।
कैमरे के सामने क्या चल रहा है इससे कैमरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई मर्डर कर रहा है कि प्यार कर रहा है, इससे कैमरे को फर्क पड़ता है? इससे कैमरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको फर्क पड़ता है। और सबको एक समान फर्क पड़ता है कि अलग अलग फर्क पड़ता है? अलग अलग फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कैमरा दृश्य भी है, कैमरे में देखने की ताकत भी है, लेकिन देखने की ताकत के साथ में समझने की ताकत नहीं है। मानव में जब दृष्टा कह रहे हैं तो देखने का उसका इंटरप्रिटेशन है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो जीवन एकमात्र वस्तु है ना? तो जीवन मैं एकमात्र वस्तु हूं और मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूं। तो मेरे बारे में ये मेरा साधन स्त्री या पुरुष है। ये होने के बाद ना मेल फीमेल और ये तमाम जेंडर इशू और तमाम ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हमारे भीतर रिजॉल्व हो सकती हैं। किसके भीतर लोभ मोह काम क्रोध मद मात्सर्य कितना गहरा है, ये सबका इक्वेशन अलग अलग है। अपनी ही जर्नी के कारण किसी के भीतर लोभ कम है, कोई दूसरी चीज़ ज़्यादा है, किसी में दूसरी चीज़ ज़्यादा है, कोई एक चीज़ कम है। ये सबका अलग अलग इक्वेशन मिलेगा, लेकिन फाइनली एग्जिस्टेंशियल रियलिटी सबके लिए एक है। हमारी वर्तमान स्थिति ही अलग अलग है। मैं मेरी वर्तमान स्थिति से एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के लिए जब अप्रोच करूंगा, इसलिए हर एक की जर्नी यूनिक है। तो जर्नी यूनिक है, घटनाक्रम हर एक की जिंदगी में यूनिक है, रियलिटी सेम है, इसलिए कौन किसकी खिड़की किधर से कौन सी खुलेगी ये उसी को पता है। इस मामले में सबके लिए कोई एक नियम नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम है कि अस्तित्व में वास्तविकताएं निश्चित हैं। उन वास्तविकताओं को समझने के लिए ध्यान देना है। समझने के लिए ध्यान देते हैं तो वास्तविकताओं का भास आभास प्रतीति अनुभव होता है ना? भास आभास प्रतीति जितनी भी क्लैरिटी बढ़ती जाती है, उतना हमारे आचरण में उसका रिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है, और इस तरह से हम जिंदगी में इवॉल्व करते हैं। इसलिए चिंतनाभ्यास, व्यवहाराभ्यास और कर्माभ्यास, चिंतनाभ्यास की रोशनी में व्यवहाराभ्यास और व्यवहाराभ्यास की रोशनी में कर्माभ्यास होते समय, मतलब प्लेस ऐसे होता है। समझना होल टू पार्ट है, जीना पार्ट टू होल है। जब जीने जाएंगे तो पहले रिजल्ट कर्माभ्यास में मिलेगा, फिर रिजल्ट व्यवहाराभ्यास में मिलेगा, फिर रिजल्ट चिंतनाभ्यास में मिलेगा, और फिर अनुभव की तरफ जाएंगे, है ना? तो किसी को वस्तु को लेके ही बहुत अपने में अनावश्यक, है ना? जैसे मान लो मैं मेरी जर्नी को देखता हूँ तो मैंने शरीर यात्रा में कर्माभ्यास के लिए बहुत काम नहीं किया है ना? क्योंकि वो शुरुआत में ही कंक्लूड हो गया, अपनी जो भी जर्नी रही होगी उसके चलते ये बहुत क्लैरिटी से हो गया कि महत्वपूर्ण चीज ज्ञान है और आवश्यकता इतनी है। आवश्यकता की पहचान लक्ष्य जितनी क्लैरिटी से उभर के आ गया, फिर आवश्यकता की पहचान और उसकी स्थिति, फिर प्रायोरिटी क्या है, तो प्रायोरिटी की तरफ आदमी शिफ्ट हो जाता है। जब तक लक्ष्य समझ में नहीं आया तो कोई भी चीज का अधिमूल्यन हो सकता है। मतलब मैं ना बच्चे के बारे सोच के चला, ना पत्नी के बारे सोच के चला, ना घर के बारे सोच के चला। कोई एक समय पे घर छूट गया का मतलब फिर मैंने ये नहीं सोचा कि ये सुखी दुखी होते रहेंगे, ये ऐसे ही रोते रहेंगे। जिंदगी भर कमा के भी इनको ला दो तो भी रोना गाना ऐसे ही चलेगा, उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मेरे पिता ने मेरे को बहुत अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। फिर एक बार बोले, बहनों की शादी होगी तो तुम क्या दोगे? आशीर्वाद दूंगा। तो मैं उससे प्रभावित हो जाता
तो मैं कुछ और सोचने लगता। मैं प्रभावित नहीं हुआ तो जो सोचता था, जो मैं चाहता था, फिर वही किया। तो मेरे को इस रास्ते से उतारने के लिए तमाम लोगों ने बहुत मेहनत किया और मेरे अपनों ने बहुत जम के मेहनत की, है ना। लेकिन मेरे को इस बात की, तो मेरा वो मोह, लोभ और मोह कहीं समीक्षित हो गया, उसने मेरे को कभी तंग नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कोई यात्रा हमारी हो सकता है जो प्रारब्ध के रूप में उपलब्ध हो जाता है, जो पूर्व से उपलब्ध हो जाता है, उसके चलते। इसका मतलब है कि यात्रा हम सबकी अपनी अपनी है, लेकिन इस अपनी अपनी यात्रा में हम कम ज्यादा वाली फीलिंग नहीं है, उपयोगिता पूरकता की फीलिंग है। मैं ज्यादा हूं कम हूं ये सवाल नहीं है, मैं किसी के लिए उपयोगी हूं, कोई मेरे लिए उपयोगी है, और हम सभी एक दूसरे के लिए उपयोगी और पूरक है। तो अस्तित्व में छोटा बड़ा भी नहीं है। ये छोटे बड़ा का एहसास भी हमको तंग करता है। उपयोगिता पूरकता की जगह है। तो अस्तित्व जैसा है वैसा मैं अपने होने और रहने दोनों को देखता हूं। मेरा होना, मेरे होने के रूप में मैं गठनपूर्ण परमाणु हूं, पुंजाकार शरीर में किसी शरीर को चलाता हूं, पशु शरीर को भी चलाता हूं। हो सकता है मैंने गाय शरीर भी चलाया होगा, हो सकता है मैंने बकरी शरीर भी चलाया होगा, शेर कुत्ता भी चलाया होगा, सांड भी चलाया होगा। अभी आजकल पुरुष शरीर चलाता हूं। अब मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं? लेकिन कितना गहरा हिप्नोटिज्म है, कितना गहरा हिप्नोटिज्म है कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं। सच्चाई कहां है और मैं कहां खड़ा होता। अब दुखी नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। इसलिए हंसने के लिए फिर पति पत्नी के चुटकुले चाहिए, तो कुछ तो आदमी चाहिए हंसने के लिए। बढ़िया। तो अभ्यास को देखेंगे। देखिए, मेरे को ये तो लगता है कि इस देश में तमाम परंपराओं में बहुत श्रेष्ठ जीवन, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, बहुत श्रेष्ठ मानव हमेशा रहे हैं। लेकिन हर एक स्थिति को कहने के लिए शब्द मिल जाएं, ये घटना पहली बार घटी है। इसलिए शिक्षा से जो अपेक्षा रही, वो अपेक्षा के पूरा होने का समय आ गया। जैसे आपने शायद कहा कि हाँ, मैं ध्यान में बैठ के मुझको अच्छा लगता है, लेकिन ये क्यों अच्छा लगता है ये भी समझ में नहीं आता है। ये काला पीला क्या दिखते रहता है ये भी समझ में नहीं आता है। अरे ये काला पीला दिखने से मेरा पति मान जाएगा, मेरा बच्चा मान जाएगा, वो मानता नहीं है। तो गूंगे का गुड़ जैसा है। अभी कैसा है? अभी उसके एक एक तार को, एक एक बारीक तार को हम फील भी कर पाते हैं, शब्दों में भी कह पाते हैं, दूसरे को भी कन्वे कर पाते हैं, और दूसरा भी अपनी यात्रा शुरू कर पाता है, जहां वो खड़ा है वहां से शुरू कर पाता है। तो ये बहुत एक आशा की किरण है कि, है ना, नहीं तो आपस में बैठ के फिर खाना खाने और भोग करने के सिवा हम करें भी क्या। कार्यक्रम भी तो कुछ नहीं है भाई, सत्य को कहा नहीं जा सकता, वो गूंगे का गुड़ है। तो फिर तो इतना ही है कि फिर बाकी खाओ पियो, बाकी टाइम आंख बंद करके बैठो, उसमें जो हो जाए सो हो जाए। और उसमें भी कहीं उत्पादन छूट गया तो अब एक संतुलित जीवन हो गया। देखिए, टोटल में कहें, यदि व्यावहारिक भाषा में कहें, तो आज जैसे वो पिक्चर ट्यूब में रहते हैं ना 3 कलर, आरजीबी गन, तो उससे सारे कलर बन जाते हैं। ऐसी जीवन में भी 3 गन है, मानव जीवन में 3 गन है, ज्ञान, श्रम और सेवा। इन तीनों का एक संतुलन, जैसे वात पित्त कफ टाइप है ना, तो किसी उम्र में वो बचपन में क्या ज्यादा रहता है? आयुर्वेद वाला कौन है? बचपन जो है कफ प्रधान है, फिर 45-50 तक पित्त प्रधान है, और उसके बाद की एज वात प्रधान है, ऐसा बोलते हैं।
तो बचपन हमारा सेवा प्रधान है, बचपन में सेवा चाहिए। उसके बाद श्रम प्रधान है। उसके बाद मानव रूप में जीने लगे तो ज्ञान प्रधान है। अरे ऐसा है कि नहीं भाई? मैं एक शादी कर लिया, शादी हो गया तो बच्चे हो गए। अब वो बच्चा जो आया है वो मेरे से क्या अपेक्षा करता है कि मैं उसके साथ किसी सही आचरण से प्रस्तुत हूं। तो शादी करते ही आने वाले बच्चे हम सही आचरण के साथ प्रस्तुत हों, वो अपेक्षा के साथ है ही हैं। तो मेरा ज्ञानपूर्ण जीवन चाहिए। उसके बाद अब ज्ञान की रोशनी में श्रम और सेवा। बचपन में मैं सेवा की अपेक्षा में था, बचपन में मैं ज्ञान की अपेक्षा में था, बचपन में दूसरे मेरे लिए श्रम कर रहे थे। तो किसी पॉइंट के बाद मैं श्रम करने के लायक हो गया, किसी पॉइंट के बाद मैं ज्ञान को पचा के मैं ज्ञान पूर्वक जीने के लायक हो गया। तो आज मैं ज्ञान पूर्वक जीता हूँ, तो अपने बच्चों की सेवा, अपने बच्चों के लिए श्रम, अपने बच्चों के लिए ज्ञान पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ। ये तीनों कॉम्बिनेशन स्त्री में भी चाहिए, पुरुष में भी चाहिए। तो ज्ञान के लिए चिंतनाभ्यास है ना, कर्माभ्यास और व्यवहाराभ्यास। तो घूम फिर के बाद बार बार उतनी कह रहे, भौतिक उपलब्धि, बौद्धिक उपलब्धि और आध्यात्मिक ज्ञान। घूम फिर के बार बार उतनी ही चर्चा हो रही है और ये हमारे जिंदगी के अभिन्न हिस्से हैं। मैं उत्पादन नहीं करूंगा, कोई दूसरा मेरे लिए उत्पादन करेगा, ये किसी समय में इसकी जरूरत रही होगी। भाई जब उत्पादन करने में 10-12 घंटे खर्च हो रहे हैं तो आदमी ज्ञान के लिए कब काम करे? तो उस समय के समाज ने अच्छा सोचा होगा कि जिन लोगों की उत्पादन में ज़्यादा रुचि है वो उत्पादन में लगे रहें, जिन लोगों की ज्ञान के लिए काम की स्थिति है वो लोग ज्ञान के लिए काम करें, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हो जाए। आज इतना मैकेनाइजेशन हो गया है कि अब हम दोनों काम कर सकते हैं, तो हम इवॉल्व हो रहे। तो इस रूप में शिक्षा को कैसे सफल किया जाए, एक शिक्षक के रूप में हमारा होना कैसे सफल हो जाए, इसके लिए हमारे लिए रोज अभ्यास का अवसर है। समझने के रूप में कहें तो चिंतना अभ्यास, जो बात गणेश भाई ने कही, व्यवहार और विचार और भाव। विचार और भाव पक्ष, विचार किसका होगा? व्यवस्था का विचार होगा। व्यवस्था का विचार क्या है? व्यवस्था का विश्लेषण ही व्यवस्था का विचार है। व्यवस्था का विश्लेषण कब होगा? जब व्यवस्था की अनुभूति होगी। तो व्यवस्था अनुभव में आ जाए, व्यवस्था समझ में आ जाए, तो व्यवस्था का जो विश्लेषण है वही विचार है। यदि ये पूरा हो गया तो व्यवहार पूरा हो जाएगा, हम दूसरे को भी व्यवस्था के अर्थ में देखेंगे। तो दो इकाइयों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानना और व्यवस्था के अर्थ में निर्वाह करना एक दूसरे के साथ, इसका नाम न्याय है। सभी को, हर एक को, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक राज्य को, देश को, सभी को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में पहचानना, उस अर्थ में निर्वाह करना, इसका नाम न्याय है। यदि ऐसा हमारी क्लैरिटी बनेगी तो भाव वाव सब बाकी हो जाएगा। भव को पहचानना भाव है। भव क्या है? मेरा होना अपने आप में भव है। अपने को नहीं पहचानता हूं तो शरीर के स्त्री पुरुष के रूप में अपने आप को पहचानता हूं, फिर भाव कैसा है? फिर वो कहीं और चला गया। तो भव जो है, भव को पहचानना भाव है। तो सहअस्तित्व को पहचानना, सहअस्तित्व में जीवन को पहचानना, जीवन के द्वारा, मानव के द्वारा चारों अवस्थाओं के स्वभाव और धर्म को पहचानना, ऐसे बात कह रहे हैं। जिसको पहचान लेता हूं, है ना, भव को पहचाना, मेरा बेटा भी एक भाव है, उसको बेटे के रूप में पहचान लेता हूं तो भाव बना ही रहता है। तो भव को पहचानने से भाव है। तो भव को जैसा पहचाना कि अपनी मान्यता के अनुसार पहचाना, सारा खेल इस बात पे। भाव की सारी दुनिया का नियंत्रण इस बात पे है कि जो हर इकाई महाभाव में है, हर इकाई महाभाव में है। व्यापक वस्तु को महाभाव के रूप में भी पहचाना, क्योंकि संपूर्ण भाव अपने आप में असीमित वस्तु है, व्यापक वस्तु ही अपने आप में असीमित है, इसलिए व्यापक वस्तु को महाभाव भी कहा।
तो महाभाव हर इकाई मूल ऊर्जा में संपृक्त है, मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, व्यवस्था के अर्थ में गतित है। इस अर्थ में हर इकाई को पहचानना। हर इकाई को कब पहचानूंगा? जब अपने आप को उस रूप में पहचानता हूं। इसलिए स्वयं को जीवन रूप में पहचानना, जीवन को मूल ऊर्जा में ऊर्जित स्वरूप में पहचानना, है ना, और फिर आगे सहअस्तित्व को पहचानना वगैरह वगैरह। तो कहानी ज्यादा नहीं है, कहानी घूम फिर के उतनी ही है। उस तरफ हमारी आवश्यकता कितनी बन जाए, वातावरण का प्रभाव। किसी भी आदमी की यात्रा में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं: संस्कार, वातावरण, अध्ययन। अब ये संस्कार वातावरण में अध्ययन में से वातावरण ही हमारी जो कमजोरी है। प्रिय हित लाभ के वातावरण में चले जाते हैं तो प्रिय हित लाभ का वातावरण डोमिनेट करने लगता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, ऐसे ही थोड़ी चलता है, समाज तो ऐसे ही चलता है। तो कुछ नहीं चलता है, जैसा मैं चलाता हूँ चलता वैसा ही है। कहीं ना कहीं मेरी अपनी स्थिति के अनुसार चीज़ें होती। मेरी अपनी स्थिति जहाँ मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ वहाँ फिर दूसरी चीज़ों को लॉजिक लगा के अपने आप को जस्टिफाई कर लेता हूँ, है ना। तो मेरी अपनी स्थिति के अनुसार होता उस, है ना। ये भी ठीक है कि मेरी स्थिति के अनुसार भी ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन का बटन है कि ऑन ऑफ 1 2 3 4 5 में जब चाहे तब कर लूँ। उसका भी अपना एक प्रोसेस है। तो आज मेरी जैसी स्थिति है वैसा मैं चल पाता हूँ। तो उसके अनुसार तो मूल बात इतनी बनी कि वातावरण को कैसे बदल दिया जाए। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि एक इंस्टीट्यूशन में बैठ के हम अपनी ज़िंदगी पे बात कर रहे हैं। ये सौभाग्य है ना। ये देश में पहली बार हो रहा है, इस प्लेनेट पे पहली बार हो रहा है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन में बैठ के हम अपनी जागृति के लिए बात कर रहे हैं। हम ऑफिशियली अपनी जागृति के लिए, और है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस रूप में यदि देखें तो जो भी ये प्रोसेस चल रहा है, तो इस प्रोसेस में कैसे हमारा ध्यान चला जाए, कैसे इंटेंसिटी के साथ, है ना, वो चीज़ें और आगे बढ़ सकें। पुस्तक में जो भी आप पढ़ रहे हो, उस पुस्तक में हर लाइन को पढ़ते समय इतना ही देखना है कि मैं इसमें कहाँ हूँ। पुस्तक में पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हाँ लाइन टू लाइन पढ़ दिया, अच्छा इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग नहीं है, इस मीनिंग में मैं कहाँ हूँ। तो ये मीनिंग मुझको कितना समझ में आया है, ये मेरे आचरण में कितना आया है ना, ये मेरी क्लैरिटी में कितना आया है। तो पहले शब्द से अर्थ की क्लैरिटी है, फिर अर्थ से वस्तु की अनुभूति है। शब्द से अर्थ की क्लैरिटी ठीक है कि नहीं है, तो ये बुक पढ़ते समय ही समझ में आता है कि सुनते समय तो सब ठीक ही लगता है। क्या क्या ये जब गणेश जी बोल रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ ये भाव सुनने में तो ठीक लगा। आप बुक से पढ़ते हो और जब हम कोई बोलते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क है? आप जब पढ़ के समझते हो, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? जब हम लोग कोई बोलते हैं, ठीक है, ये क्यों अच्छा लगता है? ये बुक से पढ़ के ऐसा क्यों नहीं लगता है? बुक से वो भाव नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है? है ना। तो बुक से पढ़ना ऐसा है जैसे किचन में चले गए, सारा सामान रखा है, खाना बना लो। किसी को सुनना ऐसा है, डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ है, आके खा लो। और पका पकाया खाना खाने में तो मजा आता ही है। पका के खाना पड़े, पका के खाने वाला उतना स्वाद एंजॉय नहीं कर पाता। पर उसके अधिकार में रहता है। उसको स्वाद नहीं मिले, स्वाद चाहे कम मिले, वो चाहे कम खाए, पर खाना उसके अधिकार में रहता है। उससे बड़ी चीज उसको उपलब्ध मिल जाती। तो पके पकाए खाना वाले को स्वाद उपलब्ध हुआ और खाना बनाने वाले को उसका अधिकार उपलब्ध हुआ। ये कैसा है? ये बिल्कुल वैसा है अच्छा लगना और अच्छा होना। सुनने से जो लगता है वो अच्छा लगता है, और बुक से पढ़ के जो समझने का प्रोसेस है वो अच्छा होने का प्रोसेस है। तो
इसलिए क्या किया जाए, पढ़ा जाए, पढ़ पढ़ के समझा जाए, पका पकाया खाने के मूड में न रहा जाए, मेहनत करके खाया जाए। तो पढ़ के बनाओ, बना के बताना। तो पढ़ के समझने का मतलब है कि अपनी आशा विचार इच्छा को वास्तविकता को पहचानने की दिशा में लगा के आशा विचार इच्छा रूपी रॉ मटेरियल को कुक्ड फूड के रूप में बदल देना, भाव के रूप में बदल देना। पढ़ के समझने का ये मतलब है। पढ़ के समझने का मतलब है कि आशा विचार इच्छा हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल उपलब्ध है। अनलिमिटेड में से जितना समझ में आया उतना आशा विचार इच्छा भाव में बदल गया, और जितना नहीं समझ में आया बाकी तो आशा विचार इच्छा के रूप में बनाई है या कोई कंडीशनिंग में बदल गया। आशा विचार इच्छा में से कितना माइनस किया और शेष क्या बचा, शेष भी अनलिमिटेड ही बचा। इसलिए आशा विचार इच्छा हमेशा अनलिमिटेड रहता ही है और भाव भी अनलिमिटेड रहता ही है ना। तो बेसिकली पढ़ के समझने का प्रोसेस है कि आशा विचार इच्छा को भाव में कन्वर्ट कर लेना, और जब पूरा ही अस्तित्व समझ में आ गया तो पूरी आशा विचार इच्छा ही भाव में कन्वर्ट हो गया। इसलिए अनुभव मूलक विधि से कल्पनाशीलता योजना में रूपांतरित हो जाती है, फिर कल्पनाशीलता बचता ही नहीं। इसलिए जागृत मानव को स्वप्न आता ही नहीं। जागृत मानव स्वप्न से मुक्त है। जागृत मानव कल्पनाशीलता की अनिश्चितता से मुक्त है। कल्पनाशीलता को बोला आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति, इसलिए वो योजना में बदल गया। अस्तित्व स्वयं में अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अस्तित्व यदि अपने आप में निश्चित है, इसलिए कल्पनाशीलता का स्वरूप भी निश्चित हो गया, इसलिए अनिश्चितता खत्म हो गई। ऐसा बढ़िया। तो क्या किया जाए, पढ़ा जाए। तो जितना आपने पढ़ा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी कभी मन में ख्याल आ जाता है नहीं यार कोई बता दे तो जल्दी समझ में आता है, ऐसा नहीं है। उस समय अच्छा लगता है क्योंकि वो आपकी मेहनत नहीं है, पर मेहनत तो अपना करना होगा। तो शिविर का और इन चर्चाओं का इतना ही मतलब है कि बुक से पढ़ के समझने का कॉन्फिडेंस आ जाए और उस प्रोसेस में हम पूरी गहनता से लग जाएं। जैसे जब पहला शिविर किया था तो बुक में कितनी रुचि आती थी, नहीं आती थी, है ना। और अब अब बुक को लेके कैसा लगता है, कितने लोगों को लगता है कि हाँ पढ़ना अच्छा लगता है ना, पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे है ना कोई मोमेंट पे और थोड़ी सी गति बन जाएगी, ये अध्ययन शिविर पूरा होते होते, तो फिर स्थिति बिल्कुल कुछ और बनेगी। फिर एक बार उसको जैसे अब आपको लगता है कि अब मैं मानव दर्शन जो है दोबारा से पढ़ूंगा, जब आप स्वेच्छा से किताबें दोबारा से पढ़ने लगें, माहौल की वजह से नहीं, तब स्थिति अलग होगी। तब सही अर्थों में शब्द से अर्थ की यात्रा पूर्णता की ओर जाएगी और अर्थ से वस्तु की यात्रा शुरू होने की तरफ जाएगी। तो वातावरण के प्रभाव से जो होता है वो वातावरण के प्रभाव से होता है। जिस दिन स्व प्रभाव से होने लगे वो एक उसमें एक स्थायित्व आ गया। बढ़िया हो गया। तो ये भी अपने को जांचना है कि हम इंस्टीट्यूशन के प्रभाव से कितना चलते हैं और स्वयं के प्रभाव से कितना चलते हैं। कैसा रहेगा, ये जांचना ठीक रहेगा नहीं। तो जिस दिन ये हो जाएगा कि हाँ स्वयं के प्रभाव से आपको लगेगा यार ये पढ़ के समझना है, तो खुद ही फिर है ना, जब हम लोग कर रहे थे तो हमारे पास एक ही पुस्तक होती थी, मानव व्यवहार दर्शन। दूसरा पुस्तक कोई बहुत था ही नहीं। तो एक ही पुस्तक को कितनी बार पढ़ते थे, फिर उसको इससे जीवन के बारे जितना कहा गया उसको नोट कर लिया। कभी लगे कि चलो है ना अलग अलग एंगल से है ना बहुत मेहनत करते थे। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ में हमको अच्छा लगता है, चाहे गेम्स में अच्छा लगे, किसी भी चीज़ में अच्छा लगे, जब कोई चीज़ को एंजॉय करते हैं फिर मेहनत अपने आप होता ही है। फिर ऐसा पढ़ता वढ़ता वाला ख़त्म हो जाता है।
बढ़िया। तो मेरे को लगता है कि आप देख लीजिए 50 पेज तक आपने पढ़ लिया है ना। 50 पेज तक आपने पढ़ लिया है, तो इसमें कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी हो उसको शेयर कर लीजिए, कोई चीज़ जो ऐसी है जो शंकाग्रस्त है उसको शेयर कर लीजिए। तो कहाँ से चलें? पेज नंबर है कितना? 26 पेज। 25 आपका कल हो गया था ना? टॉपिक नंबर 8 है ना, 8 से शुरू करेंगे। देखिए कितना बढ़िया ऑफिस है। जनाकांक्षा को सफल करने योग्य शिक्षा व व्यवस्था। जनाकांक्षा मतलब, आकांक्षा मतलब, आकांक्षा मतलब, आकांक्षा मतलब, आकांक्षा मतलब आकांक्षा मतलब है वैसे जो कांक्षा शब्द को यूज़ किया गया है, जो टेक्निकली शब्द यूज़ हुआ है, उसमें सामान्य कांक्षा, महत्वाकांक्षा वैसे, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में है। तो यहाँ जीवन की आवश्यकता, शरीर की आवश्यकता प्लस समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, उस अर्थ में किया है। चलिए, लेकिन ये बहुत बढ़िया है, ये आपने पढ़ के देखा है ना, कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। काफ़ी अच्छा लगा। दर्शन में इस तरह की भाषा बहुत कम प्रयोग हुई है, इसलिए कभी कभी ऐसी भाषा देखने को मिल जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है। चले आगे। नेतृत्व पराभव का कारण अक्षमता एवं वर्ग समुदाय प्रवृत्ति है, जो स्पष्ट है। अक्षमता का मतलब है कि अस्तित्व जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, मानव जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, मान्यतापूर्ण आचरण को नहीं समझना। नहीं समझने के फलस्वरूप मानव को देश और धर्म और जाति और रंग और तमाम वर्गों में, अमीर और गरीब, इस तरह से वर्गों में बांट के देखना, और किसी एक वर्ग का पोषण और किसी एक वर्ग के शोषण के रूप में देखना, उसका विरोध होना, ये सारी किस्सा कहानी। बाकी तो आगे फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेतृत्व तथा नेतृत्व की अपेक्षा का अभाव नहीं है। हर घर में लड़ाई किस बात की है? हर घर में, हर संस्था में लड़ाई केवल इस बात की है कि चलेगी किसकी। सास और बहू की लड़ाई इतनी ही है कि चलेगी किसकी। बाप और बेटे की भी लड़ाई इसी बात की है कि चलेगी किसकी। तो सब जगह में लड़ाई इतनी है कि चलेगी किसकी। हमारे भीतर भी लड़ाई इसी बात की है कि प्रिय हित लाभ की चलेगी कि न्याय धर्म सत्य की चलेगी। सारा द्वंद्व, सारा कन्फ्लिक्ट हमारे खुद के अंदर भी इसी बात का है कि प्रिय हित लाभ की चलेगी कि न्याय धर्म सत्य की चलेगी। बढ़िया। तो नेतृत्व तथा नेतृत्व की अपेक्षा का अभाव नहीं है। नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था व शिक्षा का आश्वासन समाया हुआ है। सारा नेतृत्व किस बात का है? देखिए, कल मैं इस बात को पढ़ते पढ़ते सोच रहा था कि एक समय था जब हम कह रहे थे कि पूरी राजनीति को देखें तो सारी राजनीति कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी सड़क बना के देंगे, बिजली, सड़क, बिजली, पानी, जाति, धर्म, भ्रष्टाचार, अब तक की सरकारें इतने मुद्दों पे बनी हैं। ठीक है।
तो कल मैं सोच रहा था कि एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि इस बार दिल्ली में सरकार रिपीट हो जाती है तो ये पहली सरकार होगी जो शिक्षा का आश्वासन देके आई और जो शिक्षा पे रिपीट हो गई। तो अगली कोई सरकार आएगी जो व्यवस्था पे रिपीट हो जाएगी, तो नैया पार। जब दिल्ली में हमने काम शुरू किया था तो इसी क्लैरिटी के साथ शुरू किया था, क्या शिक्षा पे सरकार रिपीट हो सकती है? दिल्ली का यदि सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट देखें तो शिक्षा विभाग ही है। और शिक्षा विभाग किसी भी राजनेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी राज्य की अधिकतम जनसंख्या को डायरेक्टली टच करता है। यदि छत्तीसगढ़ का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो लगभग 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और 2 लाख शिक्षक हैं। दिल्ली का आंकड़ा बताऊं तो लगभग 2 करोड़ की कम है ना, 2 करोड़ से कम कुछ पॉपुलेशन होगी, या 2.25 करोड़ की बात करते हैं आजकल शायद। 2 करोड़ की मान लीजिए, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और लगभग यदि सारे एमसीडी और सबको मिला दिया जाए तो मेरे को लगता है कि प्राइवेट को भी मिला दिया जाए तो वही इक्वेशन आएगी, 2 लाख के आसपास शिक्षक है और 26 लाख बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के या शायद प्राइवेट के भी मिला के। तो एक डिपार्टमेंट है जो इतने लोगों को डायरेक्ट टच करता है। तो भाई साहब, यदि किसी राजनेता में क्लैरिटी होगी और उसको एक बार शिक्षा विभाग मिल जाए तो उसको तो कोई उतार ही नहीं सकता। यदि सही मायने में हम कन्वे कर पाए, है ना, उन जनाकांक्षाओं को कन्वे कर पाए, तो ये सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है। जबकि शिक्षा विभाग को सबसे बेकार डिपार्टमेंट माना जाता है, बहुत हेडेक वाला डिपार्टमेंट माना जाता है, इसलिए बहुत सामान्य मंत्री को उसको दिया जाता है। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए शिक्षा मंत्री कौन है, उस पॉलिटिकल पार्टी का वो किस रैंक का मिनिस्टर है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षा विभाग कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट गणित है। किसी भी स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें भी मिनिस्टर्स के रैंक हैं सबके, कौन पावरफुल है कौन कम पावरफुल है। तो आप सीधा देख लीजिए कि शिक्षा विभाग किसके पास है। किसी भी राज्य में सीएम के पास शिक्षा विभाग नहीं मिलेगा। यदि उल्टी गिनती शुरू करें, किसी भी राज्य में सीएम इस डिपार्टमेंट को नहीं रखता, क्योंकि बहुत हेडेक वाला डिपार्टमेंट है, इसमें पैसा आता नहीं उतना। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि धीरे धीरे हम इवॉल्व तो कर रहे हैं। प्रकृति विधि से, नियति विधि से ये अनुसंधान उपलब्ध हुआ। नियति विधि से मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को योग संयोग में ये बात पहुंच गई, नियति विधि से ही वो एजुकेशन में आ गए, है ना, सरकार में आ गए। ये सब नियति विधि से मेहनत करके ये कभी ये सब बिल्कुल नियति विधि है। तो मैं सोच रहा था कि एक शिक्षा विभाग यदि बाय द वे रिपीट कर जाती है ना, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रिपीट करेगी तो केवल शिक्षा विभाग के दम पे रिपीट करेगी। नहीं करी तो वो भी एक सोचनीय तथ्य है, इसका मतलब और काम करने की जरूरत है। लेकिन हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई सरकार व्यवस्था पे रिपीट करेगी। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो अभी। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, उससे कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है। और आप पार्टी में सभी को इस दर्शन को समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। एक व्यक्ति के प्रति में एक व्यक्ति के साथ जुड़ाव है, उसके साथ जुड़ के कुछ काम हो रहा है। लेकिन ये बात ठीक है कि हम तंग सब आ चुके हैं। राजनेता भी इलेक्शन के नाम से डरा हुआ है, उसको बेचारे को पता है कि हालत पतली होने वाली है। विकल्प सब चाहते हैं, लेकिन विकल्प के लिए हिम्मत कैसे हो। तो जैसे जैसे बाई एजुकेशन यदि शिक्षा के बहाने रिपीट होता है, तो इसका मतलब लोगों में शिक्षा का मतलब ही है, बेसिकली शिक्षा का मतलब है व्यवस्था की समझ। व्यवस्था की समझ ही शिक्षा है। मानव में व्यवस्था की समझ, परिवार में व्यवस्था की समझ, समाज में व्यवस्था की समझ, प्रकृति में व्यवस्था की समझ, है ना, और राजनीति के रूप में व्यवस्था की, है ना, परिवार मूलक 10 सोपानी व्यवस्था की समझ। तो बेसिकली व्यवस्था की समझ को कम्युनिकेट करना ही शिक्षा है।
यदि ये व्यवस्था की समझ बाई एजुकेशन कम्युनिकेट कर पाई, तब परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के आधार पे व्यवस्था की बात सोच सकते हैं। इसका अगला चरण आएगा। हो सकता है 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 लगे, जो लगे। तो इसलिए ये सब पढ़ना और ये सब, इसका इतना ही मतलब है कि हम केवल इसको पढ़ के इतना ही नहीं है कि अपने में कुछ, चलो यार हमको ठीक लग जाएगा, हमारे परिवार में संबंध कुछ बेहतर हो जाएंगे, हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ बेहतर हो जाएगा। एक इंस्टीट्यूशन, इसलिए इंस्टीट्यूशन को क्या बोल रहे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? जहाँ यूनिवर्स को समझाया जाता है। तो इस सेंस में देखेंगे तो जनाकांक्षा को सफल बनाने योग्य शिक्षा और व्यवस्था, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। तो पेज नंबर 30 पे आ जाते हैं। चलिए 30 पे कोई बात हो तो बताइए। ये सामाजिक मूल्य में जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य को ही क्यों लिया गया है? शिष्ट मूल्य को क्यों नहीं लिया गया? सामाजिक मूल्य में जीवन मूल्य, स्थापित मूल्य और मानव मूल्य को लिया गया है। शिष्ट मूल्य को क्यों नहीं लिया गया? आएगा ही। बढ़िया। हाँ हाँ, स्थापित मूल्य इसलिए स्थापित है कि वो हमेशा स्थिर है, शाश्वत है। हाँ जी। 31। ओह, ये इम्पोर्टेंट था, मैं सोच रहा था कोई इसको बोलेगा। विचार ही मूल्य दर्शन क्षमता है, कौन समझाएगा? विचार ही मूल्य दर्शन क्षमता है। बोलिए। हम जो विचार करते हैं वो हमारी दृष्टि के आधार पर करते हैं, तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी दर्शन क्षमता होगी। और ये और अभी यात्रा भाव के आधार पर विचार की है कि विचार के आधार पे भाव की? विचार के आधार पे भाव की यात्रा है अभी। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अर्थ से वास्तविक कल्पनाशीलता का वास्तविकता के स्वरूप में हो जाना, कल्पनाशीलता का वास्तविकता के साथ में तदाकार हो जाना, वास्तविकता को पहचानना, वास्तविकता को पहचाना तो किसी इकाई के मूल्य को पहचाना, उसके होने के स्वरूप को पहचाना। तो बेसिकली अर्थ से शब्द की, अर्थ से वास्तविकता की यात्रा है। हम विचार पूर्वक, भाई हमारे पास विचार आ गया जीवन के बारे, जीवन गठन पूर्ण परमाणु है, परमाणु पुंज है और पुंजाकार में है और अक्षय बल शक्ति संपन्न है और शून्याकर्षण में है ना? अब क्या करें इस विचार का?
इस विचार के स्वरूप में वस्तु कहाँ है? इस विचार से इंगित, इस शब्द समूह से इंगित वस्तु कहाँ है? अर्थ कहाँ पे है? मेमोरी में। वस्तु कहाँ पे है? अस्तित्व में। तो जो मेमोरी में अर्थ है उसका वस्तु के साथ में तदाकार हो जाना, ये मूल्य को पहचानना है। बात पहुंच रही? नहीं, आपके चेहरे से तो नहीं दिख रहा। अर्थ और वस्तु के बीच का लिंक बता रहे हैं, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। बढ़िया, ठीक है, आगे चले। हाँ जी, 32। भैया एक मिनट जस्ट, वो आपने जो पहले बोला ना अर्थ से वस्तु का जो संबंध था, तो जो हम विचार करते हैं उससे हमें अर्थ का स्पष्टता होती है। हाँ, और जो नहीं देखो, हाँ, जो विचार करते हैं वो अर्थ की स्पष्टता है। मैं किसी बात को बोल रहा हूँ, देखिए ये बात बहुत क्लियरली समझने की है कि जैसे ही आप शब्द से अर्थ की यात्रा में हैं तो विचारों भरपूर विचार है, विश्लेषण ही विश्लेषण, विश्लेषण ही विश्लेषण। जैसे ही आप अर्थ से वस्तु की यात्रा शुरू करते हैं तो विचार न्यूनतम होते जाता है। जितना वस्तु का भास आभास प्रतीति, जितना वस्तु प्रतीत होता है उतना विचार शांत हो जाता है। अब केवल वस्तु है, इसको प्रैक्टिकली कैसे फील करें? मैं आपसे किसी भी खाने के बारे में कितनी भी चर्चा करूं, ये चर्चा है। अब जब वो जीभ पे रखा उस समय विचार है कि डायरेक्ट आस्वादन है? जिस समय आपने उसको जीभ पे रखा और खाया, अब विचार है कि फीलिंग है? अब केवल फीलिंग है। तो साक्षात्कार के समय शब्द नहीं है, साक्षात्कार के समय ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ब्रेन की जरूरत जीवन और शरीर से कम्युनिकेट करने के लिए है। ये बात हमको लॉजिकली समझ में आता है कि ब्रेन की आवश्यकता जीवन और शरीर के सामंजस्य के लिए है। जब और जीवन और शरीर के सामंजस्य की आवश्यकता ही नहीं है, जिस समय जीवन को अस्तित्व में डायरेक्टली देखना है। साक्षात्कार का मतलब है कि जो जीवन में कल्पनाशीलता है, कल्पनाशीलता छूट जाए और वस्तु रह जाए, वस्तु से रूबरू हो जाए। जैसे मैं स्वयं जीवन हूँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जीवन स्वयं है। मैं स्वयं जीवन हूँ। जिस समय मैं स्वयं को डायरेक्टली फील करता हूँ, जब मैं स्वयं को फील करता हूँ, स्वयं को पहचानता हूँ, डायरेक्टली पहचानता हूँ, उस समय ब्रेन की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए उस समय में जो स्फूर्ति मालूम होती है, जितना सोने से हम ब्रेन रिलैक्स होता है उतना ही ये ध्यान से ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ब्रेन का काम आपने खत्म कर दिया। ब्रेन यूज नहीं किया है, इसका प्रमाण है कि उतने समय में ब्रेन आपका रिलैक्स हो रहा है, इसलिए फ्रेशनेस लगता है। बढ़िया। तो शब्द अर्थ से वस्तु की यात्रा में शब्द गायब हो गया, विचार भी गायब हो गया, विश्लेषण नहीं है वहां पे, वस्तु डायरेक्ट है, वस्तु का अनुभूति है, फल है। अभी तक प्रोसेस था, अब मंजिल पे पहुंच गए, मंजिल पे कदम पड़ गया, इसलिए वो बहुत एनर्जाइजिंग है, बहुत रिलैक्सिंग है। मैं स्वस्वरूप का दर्शन, स्वस्वरूप पे पकड़ बन पाई। अब तक मैं केवल बात ही बात कर रहा था, अब बात करने के साथ साथ कोई एहसास खड़ा हो गया। अपने आप को पहचानता हूं तो बहुत एक स्ट्रांग एहसास है ना, क्योंकि अब बातें खत्म हो गई, अब वस्तु मेरे पास डायरेक्ट है। ये एहसास की निरंतरता हो जाए, फिर आगे की बात है। बढ़िया। तो क्या कहने की कोशिश किया कि साक्षात्कार के समय शब्द नहीं है, विचार नहीं, वस्तु डायरेक्ट है, अनुभूति है। जब वास्तविकता से रूबरू हो जाते हैं तो फिर ये कल्पनाशीलता की
हाँ, ये अपने आप बहुत शांत हो जाता है। इसलिए ज़्यादा विचार भी नहीं चलते हैं, ज़्यादा किंतु परंतु भी नहीं होता है, फालतू बात सुनना नहीं, काम की बात बहुत कम। मतलब मैं देखता हूँ मेरा फ़ोन खाली रहता है। जैसे जैसे मेरी यात्रा आगे बढ़ रही है, फ़ोन कम होते जा रहा है। अभी तो और कोई फ़ोन नहीं आता है। और जबकि मैं लगातार शिविर कर रहा हूँ। काम की बात करने के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ता है। भड़ास निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना कितना भी कम मर्जी शुरू हो जाओ। और काम की बात लंबी होती नहीं, 2 लाइन में ख़त्म हो जाती। हाँ जी। एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ जोड़ पा रही थी। अशोक भैया ने शिविर में कहा था कि जैसे जो रूपात्मक है उसके पीछे जो अरूपात्मक है उसको समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब व्हेन आई से फूड, उसका जो मूल्य है पोषण है, वो हाँ। पोषण के अर्थ में है। हाँ। तो नाउ माई क्लैरिटी इज देयर कि व्हाट टू टेक, बिकॉज आई एम टेकिंग फूड फॉर पोषण। तो वो क्लैरिटी आ गई, तो वो सारी कल्पनाशीलता में जो इसके पहले शरीर को ही भोजन मिल रहा था, अब जीवन का व्यंजन हो गया, व्यंजना हो गई। तो मतलब वो हर चीज के पीछे जो अरूपात्मक है हर उसको चीज समझ, के पीछे जो समझ है, प्रयोजन है, प्रयोजन है, उसको प्रयोजन बोला, उसको समझ लिया उसको तो समझ उसका ओके। तो किसी काम को बिना समझे करना बराबर मजदूरी, समझ के करना बराबर मजा। इतने तो खेल है, काम तो सभी करते। हाँ, अभी तक हम बहुत परंपरा में भी ऐसा पढ़ते हैं कि ज्ञान मुक्ति देता है। अब समझ हाँ, क्योंकि जिस चीज को मैं फील कर लेती हूँ, फिर उसके बारे में और कुछ जानना बाकी नहीं है, तो फिर वो मेरे में तो मुक्ति क्या चीज है? कि वो श्रम से मुक्ति। अच्छा, मैं सीमाओं से मुक्ति, उसके लिए मैं इतना एफर्ट कर रही थी, वो सब निकल गया। सीमाओं से मुक्ति। सारी आशा विचार इच्छा अपने आप में सीमित है कि असीमित है? ये असीमित के साथ तदाकार हो जाए, ये सीमित के बंधन से मुक्त हो जाए। शरीर के बंधन से मुक्त हो जाए। तो शरीर से मुक्त होना है कि शरीर के बंधन से मुक्त होना? हाँ, तो शरीर अपने आप में बंधन नहीं है, है ना? तो शरीर के प्रति जो मेरी अस्तित्व के प्रति समझ नहीं है, है ना, वैसा वाला। तो एक कॉन्फ्लिक्ट से मुक्ति, भूतकाल के तो इतना सारा फर्क है, पर समझ में तो कभी कभी आता है। कभी कभी दरवाजा खिड़की कभी कभी खुलती है। चलिए, बढ़िया। हाँ जी, 33। देखिए, सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में है। सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में। ये देख पाओगे तो उससे कोई कनेक्शन फील होगा। यदि मेरे को आत्मा से कनेक्शन फील होता है तो क्या कनेक्शन है मेरा? फिर मेरा परिवार और आत्मीय इंस्टीट्यूशन का कोई कनेक्शन है? नहीं तो हमारे बीच में क्या कनेक्शन है? चलिए, आप ये भी कर सकते हैं, पढ़ते समय हर पेज में क्या सार निकला, उस सार को दूसरे को बोलें। नहीं तो ना वो पठन जैसा भी नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है तो लिखा, आप ऐसे दें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया पेज पूरा। उससे आपको क्या सार समझ में आया? 1 to 1 जोड़े बना लो। 1 to 1 जोड़े बना के एक पेज मैं भी पढ़ा, एक पेज आप भी पढ़ो। उसी पेज का सार आप मेरे को बताओ 2 मिनट में, 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। अगला पेज, अगला पेज, अगला पेज, सार बताओ क्या पकड़ में आया। हम समराइज करने जाते हैं तो हमको रिकॉल करना पड़ता है क्या पढ़ा।
बस देखिए पढ़ना कैसे और इफेक्टिव हो सकता है।